नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। केंद्र सरकार ने इथेनॉल परियोजनाओं के लिए अक्टूबर तक नए आवेदन आमंत्रित किए। 3 प्रमुख राज्यों में 40% पात्र किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ नहीं मिला। रक्षा मंत्री ने डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान रक्षा स्टार्टअप्स के लिए कई योजनाएं शुरू की। संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्री अब भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा कम कर दी है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत और ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए वर्ष 2021 में घोषित रोड मैप 2030 को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के सभी पक्षों में और अधिक मजबूत तथा कार्रवाई उन्मुख सहयोग पर बल देंगे। सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं व्यापार और समृद्धि। इसके तहत अक्टूबर 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर जारी अधिकांश वार्ताओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा आर्थिक और वित्तीय संवाद के माध्यम से भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें वित्तीय सेवा, बैंकिंग, बीमा, फिनटेक, ग्रीन बॉन्ड्स, सतत वित्त और पूंजी बाजार क्षेत्रों में सहयोग को गहन करना शामिल है। ब्रिटेन ने वर्ष 2022 से वर्ष 2026 की अवधि में भारत में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं में सार्वजनिक वित्त के माध्यम से $1 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार भागीदारी कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत भारत से एशिया, अफ्रीका और हिंद प्रशांत के अन्य देशों में क्लाइमेट स्मार्ट समावेशी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ब्रिटेन ने भारत के साथ प्रौद्योगिकी संलग्नता को आसान बनाने के लिए एक मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस की घोषणा की है। इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेसिटी पार्टनरशिप पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अलावा साइबर प्रशासन, साइबर अवरोध और साइबर हमलों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सहयोग को गहन करने के लिए भी संयुक्त साइबर वक्तव्य जारी किया गया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए एक उप समूह गठित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन किया है, जिसमें कि यूक्रेन संकट भी शामिल है। दोनों पक्ष अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखने पर सहमत हुए। साथ ही वहां एक प्रतिनिधिक और समावेशी राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता को भी दोहराया। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजिक विभाग के बीच परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तथा सामरिक तकनीकी संवाद की दृष्टि से देखें तो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसी नई और उभरती संचार प्रौद्योगिकियों पर मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किए जाने पर भी सहमति बनी। केंद्र सरकार ने इथेनॉल परियोजनाओं के लिए अक्टूबर तक नए आवेदन आमंत्रित किए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 महीने के लिए एक विंडो खोलने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से नई डिस्टिलरीज की स्थापना करने या मौजूदा डिस्टिलरीज के विस्तार के लिए परियोजना समर्थकों से नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस कदम से इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे चीनी मिलों को नई डिस्टिलरीज स्थापित करने या अपनी मौजूदा डिस्टिलरीज का विस्तार करने में सुविधा प्राप्त होगी। इस तरह से अतिरिक्त गन्ना या चीनी को इथेनॉल में बदलने में मदद मिलेगी। इस कदम से इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में अनाज आधारित नई डिस्टिलरीज स्थापित हो जाएंगी। ऐसे राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्यों की श्रेणी में आते हैं।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल का मिश्रण करेंगी। केंद्र सरकार ने पहले वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 5 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2025 तक ही E20 का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को ब्याज में छूट के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय सहायता 6% ब्याज छूट के साथ या फिर बैंक ब्याज दर का 50% दी जाएगी। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लाभ ये हैं कि ये आयात पर निर्भरता को कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उपायों में सुधार होगा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली खबर किसान ऋण से संबंधित है। 3 प्रमुख राज्यों में 40% पात्र किसान ऐसे हैं जिन्हें कृषि ऋण माफी का लाभ नहीं मिला। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड तथा भारत कृषक समाज की एक संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में वर्ष 2017 से कृषि ऋण माफी योजना लागू है, लेकिन लगभग 40% अत्यधिक संकटग्रस्त किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि इन 3 राज्यों में किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि फसल को नुकसान हो जाना, ऋणग्रस्तता, आय के लिए एकमात्र कृषि पर निर्भरता आदि। पंजाब के किसानों ने प्रति किसान श्रेणी में सबसे अधिक राशि उधार ली थी। इसके अलावा गैर संस्थागत स्रोतों पर इनकी निर्भरता भी सभी किसान श्रेणियों में सबसे ज्यादा थी। गैर संस्थागत ऋणों की तुलना में संस्थागत ऋणों पर डिफॉल्ट के मामले ज्यादा थे। कृषि ऋण के गैर कृषि उपयोगों के लिए इस्तेमाल के सर्वाधिक मामले पंजाब में दर्ज किए गए। कृषि ऋण माफी किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारों द्वारा घोषित योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं के तहत सरकारें किसानों के कर्ज का बोझ अपने ऊपर ले लेती हैं और स्वयं बैंकों को भुगतान करती हैं। कृषि ऋण में फसल ऋण या कृषि उपकरण खरीदने के लिए लिया गया निवेश ऋण भी शामिल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी इस तरह के ऋण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कृषि के लिए आगतों की बढ़ती लागत, निम्न उत्पादकता, मानसून की अनिश्चितता और लागत की तुलना में उत्पादन की लाभकारी कीमत नहीं मिलना। कृषि ऋण माफी से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि किसानों द्वारा विलफुल डिफॉल्ट की संभावनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कर्ज माफी से सरकार पर राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है। इसका बैंकों की बैलेंस शीट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संसाधनों का कुशलता से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो राशि खर्च की जाती है उसका उत्पादकता से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। नाबार्ड के इस अध्ययन में कृषि माफी से संबंधित कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सरकार को एक स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को खेती में निवेश करना चाहिए और कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना चाहिए, किसानों के लिए रियल टाइम डायनेमिक डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाना चाहिए। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। रक्षा मंत्री ने डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान रक्षा स्टार्टअप्स के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। डेफ कनेक्ट का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगों के नवोन्मेषकों और निवेशकों को आकर्षित करना है। डेफ कनेक्ट के दौरान कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें शामिल है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम (आईडेक्स). आईडेक्स प्राइम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्टार्टअप्स की मदद के लिए परियोजनाओं का समर्थन करना है। इन परियोजनाओं को 1.5 करोड़ रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। आईडेक्स का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र बनाना है। आईडेक्स रक्षा नवोन्मेष संगठन का परिचालनात्मक ढांचा है। डीआईओ रक्षा मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन है। छठा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। डिस्क का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने या उत्पादों या समाधानों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों या नवोन्मेषकों का समर्थन करना है। डिस्क को अटल नवाचार मिशन के साथ साझेदारी में रक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया है। इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप का 3रा संस्करण आरंभ किया गया है, यानी कि I4D। I4D भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए 2 महीने का एक एक्सीलरेशन कार्यक्रम है। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व ये होगा कि इससे रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए तकनीकी विकास विशेषज्ञता की मदद ली जा सकेगी। रक्षा उद्योग में लाल फीताशाही को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की रक्षा जरूरतों में योगदान करने के लिए
युवाओं की मदद की जा सकेगी और इस दिशा में किए गए अन्य उपाय हैं सृजन पोर्टल, जिसके माध्यम से आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए MSMEs या स्टार्टअप्स या उद्योग को विकास सहायता प्रदान की जाएगी। रक्षा गलियारों में मूल उपकरण निर्माताओं सहित निजी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र से संबंधित नीतियां बनाई गई हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी DAP 2020 में ऑफसेट नीति में सुधार किया गया है। इसके तहत निवेश को आकर्षित करने और रक्षा विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर बल दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्री अब भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग कर सकते हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि भीम UPI अब पूरे UAE में नियोपे टर्मिनलों पर उपलब्ध है। NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। वैश्विक स्तर पर UPI को भूटान और नेपाल में स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2022 के बाद सिंगापुर में भी UPI के उपयोग होने की संभावना है। UPI एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए NPCI द्वारा विकसित किया गया है। ये विश्व स्तर पर सबसे सफल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। ये व्यक्ति से व्यक्ति तथा व्यक्ति से व्यापारी लेन देन में सुगमता और सुरक्षा प्रदान करती है। भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी की अवधारणा और विकास NPCI की देन है। भीम मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय नकदी रहित भुगतान को सक्षम बनाता है। UPI देश में सबसे प्रमुख डिजिटल भुगतान रूपों में से एक है। वित्त वर्ष 2022 में इसके माध्यम से $1 ट्रिलियन मूल्य का डिजिटल भुगतान दर्ज किया गया है। भीम को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। ये देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बना रहा है। NPCI भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है। इसकी स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बनाना है। NPCI रूपे यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ABPS यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और NFS यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच तथा भारत बिल पेमेंट सिस्टम आदि को संचालित करता है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 24 घंटे तुरंत भुगतान करने या नकद प्राप्ति का अनुरोध करने की सुविधा है। यह सुविधा बैंक की छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध है। सभी बैंक खातों को एक ही UPI ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसके तहत लेन देन करते समय ATM कार्ड या खाता विवरण देने की जरूरत नहीं होती है। न तो भुगतान करने वाले और न ही लाभार्थी को बैंक विवरण साझा करने की जरूरत होती है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सकता है। फंड ट्रांसफर या बिल भुगतान पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं और इसके तहत सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा कम कर दी है। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार को देखते हुए RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए RBI ने वर्ष 2021 में WMA की सीमा बढ़ा दी थी। RBI अधिनियम 1934 के तहत RBI केंद्र और राज्यों को अस्थायी अग्रिमों के रूप में अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल भुगतान में किसी भी अंतर से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है। WMA के लिए राज्य या केंद्र सरकारों को रेपो दर से जुड़े ब्याज का भुगतान करना होता है। WMA राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनका भुगतान वर्ष के भीतर ही कर दिया जाता है। WMA दो तरह के होते हैं, सामान्य और विशेष। जहां सामान्य WMA स्पष्ट अग्रिम होते हैं, वहीं विशेष WMA या विशेष आहरण सुविधा राज्य द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध प्रदान की जाती है। जब राज्य SDF सीमा का व्यय कर चुके होते हैं, तब उन्हें सामान्य WMA प्राप्त होता है। WMA के अलावा राज्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है, लेकिन ये सुविधा तब प्राप्त होती है जब किसी राज्य की वित्तीय जरूरत उसकी SDF और WMA सीमा से ज्यादा हो जाती है। WMA के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली निधियों के लिए राज्यवार सीमा निर्धारित है। ये सीमाएं राज्य के कुल व्यय, राजस्व घाटा और राजकोषीय स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। WMA की सीमाएं सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं। इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अनिवासी भारतीयों के लिए पोस्टल बैलेट पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि अनिवासी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS सुविधा का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ETPBS उन मतदाताओं को अपने पसंदीदा स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त पोस्टल बैलेट पर अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है जो अपने मूल निर्धारित मतदान क्षेत्र के बाहर रहते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग ने अनिवासी भारतीयों को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार नहीं करनी होगी, उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान में लगभग 1.12 लाख पंजीकृत विदेशी मतदाता हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। सरकार ने सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। ये एक कार्यकारी निकाय है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है, जिसे वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और इसके तहत क्षेत्रीय परिषदें निर्धारित कार्यकाल के लिए होती हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्धारित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत प्रासंगिक कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले जानकार, विशेषज्ञ और पेशेवर को इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट को अंतिम रूप प्रदान किया है। ये अधिनियम हेट स्पीच, दुष्प्रचार और बाल लैंगिक शोषण छवियों सहित हानिकारक कंटेंट को विनियमित करेगा। ये EU आयोग की डिजिटल रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति डिजिटल एकल बाजार को सुदृढ़ करने और ई-कॉमर्स क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को समझने पर लक्षित है। DSA के तहत बच्चों को लक्षित करने वाले या धर्म, लिंग, नस्ल और राजनीतिक मत जैसे संवेदनशील डेटा पर आधारित विज्ञापन प्रतिबंधित किए जाएंगे। मैंग्रोव वन। हाल ही में एप्पल ने महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अप्लाइड एनवायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि पुणे में स्थित एक NGO है, इसके साथ भागीदारी की है। मैंग्रोव वृक्षों और झाड़ियों का एक समूह है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर तटीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन से बचाव करते हैं क्योंकि वे भारी मात्रा में कार्बन का भंडारण करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा वे समुद्र तट को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा तूफानों, धाराओं, लहरों और ज्वार आदि से अपरदन को कम करते हैं। मैंग्रोव वनों के संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नवाचार और धन जुटाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय समुदायों को इनके संरक्षण और सुरक्षा के आत्मनिर्भर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। पृथ्वी दिवस 2022। पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य प्रदूषण, वनों की कटाई आदि से पर्यावरण संरक्षण को समर्थन प्रदान करना है। इसे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को सांता बारबरा तेल रिसाव की घटना के विरोध में मनाया गया था। इस घटना में हजारों समुद्री पक्षी, डॉल्फिन, सील और सी लॉयन मारे गए थे। इस वर्ष की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। इस थीम के माध्यम से व्यवसायों से संधारणीय प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया गया है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। हाल ही में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ने वैज्ञानिकों को एक ऐसे तारे का निरीक्षण करने में सहायता प्रदान की है जो अत्यधिक दूरी पर स्थित है। एक गुरुत्वाकर्षण लेंस की परिघटना तब घटित होती है जब विशाल मात्रा में पदार्थ एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है। ये क्षेत्र उन सुदूर आकाश गंगाओं से प्रकाश को विकृत और आवर्धित करता है जो उसके पीछे लेकिन समान दृश्य रेखा पर स्थित होती है। इसका प्रभाव एक विशाल आवर्धक लेंस के माध्यम से देखने जैसा प्रतीत होता है। ये शोधकर्ताओं को उन प्रारंभिक आकाश गंगाओं के विवरण का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है जो वर्तमान तकनीक और दूरबीनों की सहायता से नहीं देखी जा सकती। इस प्रभाव की भविष्यवाणी सबसे पहले आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा की गई थी। नासा का परसिवरेंस रोवर, इसने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। ये ग्रहण मंगल के चंद्रमा फोबोस के मंगल ग्रह
और सूर्य के बीच में आ जाने से लगा था। मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस और दूसरा डीमोस है। इस रोवर को वर्ष 2020 में मार्स 2020 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। ये वर्ष 2021 में मंगल के जेजेरो क्रेटर पर उतरा था। ये रोवर एक एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन है। इसके तहत शामिल है मंगल के भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझना और जीवन के प्राचीन साक्ष्यों की खोज करना, पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान और मृदा के नमूनों को एकत्र और संग्रहित करना, मंगल पर भविष्य के रोबोटिक और मानवीय अन्वेषण के लाभ के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करना आदि। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। बिहार में अधिकारी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं। बढ़ता तापमान और आर्द्रता इसके प्रकोप की आशंका को बढ़ावा देते हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को वर्ष के किसी भी समय किसी भी आयु के व्यक्ति में तीव्र बुखार होने और मानसिक स्थिति में बदलाव या दौरे पड़ने की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है। इससे अधिक संख्या में लोग बीमार हो सकते हैं। ये मृत्यु दर में भी वृद्धि कर सकता है। एईएस मामलों में वायरस मुख्य प्रेरक एजेंट है। हालांकि अन्य स्रोत जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थ और गैर संक्रामक एजेंट भी इसके लिए मुख्य कारण बताए गए हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। क्यूराइल आइलैंड। जापान के मुताबिक इन विवादित द्वीपों पर रूस का अवैध कब्जा है। जापान ने इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा है, जबकि रूस इन्हें दक्षिणी क्यूराइल कहता है। जापान क्यूराइल द्वीप श्रृंखला के अंतर्गत इटुरूप, कुनाशीर, शिकोटन और हमोबाई द्वीपों पर दावा करता है। ज्वालामुखी द्वीप समूह की ये श्रृंखला जापान के होक्काइडो से रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक प्रशांत महासागर के उत्तर में फैली हुई है। ये ओखोस्टक सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। इस द्वीप समूह पर उत्तरी द्वीपों में टुंड्रा से लेकर बड़े दक्षिणी द्वीपों पर घने वन विद्यमान हैं। क्यूराइल द्वीप समूह प्रशांत महासागर को घेरे हुए विवर्तनिक रूप से अस्थिर वलय का हिस्सा है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। कोरियाई प्रायद्वीप। हाल ही में उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप को शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने की आशा के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया। कोरियाई प्रायद्वीप पूर्वी एशिया में स्थित है, जो मुख्य भूमि एशिया से जुड़ा हुआ है और इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पश्चिम में पीले सागर और पूर्व में जापान सागर से घिरा हुआ है। कोरियाई जल डमरू मध्य इन 2 सागरों को जोड़ता है। मुख्य भूमि से अमनोक नदी इसे चीन से और डूमन नदी इसे रूस और चीन से अलग करती है। कोरियाई प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट पेक्टू और सबसे लंबी नदी है अमनोक नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।